नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ और आज मैं अपनी जो वीडियो है वो उसी पिछली वीडियो की सीरीज़ के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों की क्वारीज़ का और आप लोगों के क्वेश्चंस का जवाब दे रहा हूँ जो यूट्यूब चैनल पे मेरे पूछे जाते हैं। इस तरह एक पेशेंट ने मुझसे पूछा है कि सर प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का ट्रीटमेंट है या नहीं। प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का ट्रीटमेंट बिल्कुल है, लेकिन डिपेंडिंग कि उसका कॉज क्या है। तो सबसे पहले हमें उसका कॉज डिटर्मिन करना पड़ता है और पेशेंट को उसी के मुताबिक दवाई और इलाज सजेस्ट करना पड़ता है। इसके अलावा एक पेशेंट ने पूछा है कि सर डॉक्टर साहब रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन का ट्रीटमेंट बताएं। रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन बुनियादी तौर पे इसको कहते हैं कि अगर आपकी मनी बाहर नहीं आती, आपको फरागत का एहसास होता है मुबाशरत के दौरान, लेकिन आपकी मनी अगर बाहर नहीं आती तो उसको हमें देखना पड़ता है। आमतौर पे अगर आप कोई ऐसी मेडिकेशंस ले रहे हैं या आप कोई ऐसी अद्वियात ले रहे हैं जो आपकी मनी को बाहर नहीं आने देती, तो हमें फिर उसको मेडिसिन को एडजस्ट करना पड़ता है। या समटाइम्स अगर आपका कोई ऑपरेशन हुआ है तो उसमें भी आपकी मनी बाहर नहीं आती, या बिलअमूम कोई और ऐसे प्रॉब्लम हो जिसको हमें डायग्नोज करके तो आपको उसी के मुताबिक इलाज सजेस्ट करना पड़ता है। तो बिल्कुल इसका भी जी इलाज है। राइट। उसके अलावा एज़ोस्पर्मिया के बारे में मुझे एक पेशेंट ने पूछा है कि एज़ोस्पर्मिया का मुकम्मल इलाज बताइए और इसके लिए हकीम इलाज से सही रहेगा या डॉक्टर से, प्लीज़ बताएं। नाउ एज़ोस्पर्मिया जो है वो बुनियादी तौर पे अगर मैं उसको उर्दू में ट्रांसलेट करूँ तो वो ये है कि आपकी मनी तो निकलती है लेकिन मनी में जरासीम नहीं होते। अब जरासीम बनाना खसियों का काम या टेस्टिस का काम होता है। तो अब हमें ये देखना पड़ता है कि ये एज़ोस्पर्मिया जो आपके टेस्टिस हैं उनकी फेलियर की वजह से हो रहा है या आपको दिमाग से सिग्नल नहीं आ रहे जिसकी वजह से ये एज़ोस्पर्मिया है, या आपकी टेस्टिस के से जो ट्यूब उसको बाहर लेके जाती है, नाली जो बाहर लेके जाती है जरासीम को, वो बंद है। तो एज़ोस्पर्मिया का उस लिहाज से इलाज होता है कि वो देखें कि ये ऑब्स्ट्रक्टेड है, कि ये रुकावट की वजह से है या बग़ैर रुकावट के है, और उसी की तशख़ीस के बाद उसका इलाज डिटर्मिन होता है। मेरी एज 60 ईयर्स है, मुझे 4 मंथ से कोई इरेक्शन नहीं आ रही। 1 मंथ पहले वियाग्रा 200 मिलीग्राम्स यूज़ की थी, उससे इरेक्शन हुई थी। प्लीज़ कोई मेडिसिन या कोई इलाज बताएं। नंबर 1, जब एक बुज़ुर्ग पेशेंट मेरे पास आता है जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन या होशियारी का प्रॉब्लम होता है तो हमें उसका बड़ा थॉरोली इवेल्युएट करना पड़ता है, बिकॉज़ इस एज में मैं आपको कोई ऐसी मेडिसिन भी नहीं दे सकता जो आपकी सेहत को मज़ीद ख़राब करे। सो पहले हमें आपको इवेल्युएट करना पड़ता है कि आप कहाँ पे खड़े हैं और उसके मुताबिक आपको इलाज तजवीज़ किया जाता है। जो एक चीज़ मैं हर पेशेंट को कहता हूँ वो ये है कि आप फल और सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाएँ और वर्जिश बाकायदा किया करें। सर मास्टरबेट करूं तो अच्छी से इरेक्शन होती है, बट जब मैं मुबाशरत करने लगता हूं तो ईडी का इशू होता है। इसको आमतौर पे हम परफॉर्मेंस एंजाइटी कहते हैं कि जब आप एक चीज़ ज़हनी तौर पे सोच रहे हों या अकेले में हों तो वो आप ठीक परफॉर्म करें, लेकिन जब आप मुबाशरत करने के लिए अपनी बेगम के या बेगम के पास जाएं तो आपको इरेक्शन ना हो या हो तो कमज़ोर हो, तो इसको हम परफॉर्मेंस एंजाइटी कहते हैं। और ये बिलअमूम आपके ज़हनी दबाव की वजह से होती है, लेकिन आपको इवेल्युएट करना और ये जज करना कि ये किस वजह से हो रही है ये बहुत ज़रूरी होता है, और उसके बाद ही कोई दवाइयाँ सजेस्ट की जा सकती हैं। राइट। डॉक्टर साहब मुश्तज़नी बहुत की है और बहुत कमज़ोरी हो गई है, जिस्म दुबला पतला है। ना ये बहुत सी मिथ्स हैं, बहुत सी कहानियाँ हैं जो हमारी सोसाइटी में बहुत से लोगों ने फैलाई हुई हैं कि अगर आपने बहुत ज़्यादा मुश्तज़नी की तो आप बहुत कमज़ोर हो जाएंगे और मुश्तज़नी से आपको होशियारी आना भी कम हो जाएगी, जिसका साइंटिफिक नॉलेज से कोई ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। इनफैक्ट वो पेशेंट्स जिनकी एज ज़्यादा है और उनको इरेक्शन का प्रॉब्लम है, या उनकी मिसेस की डेथ हो चुकी है, या वो दूसरी शादी का इरादा रखते हैं और पहली और दूसरी बीवी के दरमियान काफ़ी वक्फा है
उनको इरेक्शन में प्रॉब्लम होता है तो मैं अद्वियात के साथ साथ उनको मुश्तनी रिकमेंड करता हूँ कि आप मुश्तनी भी करें ताकि आपका ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो और आपको इरेक्शन बेहतर आए।